हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरडी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं और हमने पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज इस सीरीज़ का डे 2 है और एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखें और उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मैंने ना अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें आपको पीवाईक्यू जो सीरीज़ है वो देखने को मिलेगी। तो आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर और वहाँ पे आपको सीरीज़ वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डे 1 डे 2 ऐसे करके। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो पेपर रहने वाला है वो सीटेट 2022 का है। इसमें पूरा आपको सॉल्व पेपर है विद एक्सप्लेनेशन भी, यानी एक्सप्लेन भी मैं आपको करूँगी कि अगर ये आंसर सही है तो क्यों सही है, उसके पीछे आपको रीज़न भी तो पता होना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सीडीपी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सीडीपी दोनों पेपरों में आती है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। तो इसलिए से पेपर 1 वाले भी देख सकते हैं, पेपर 2 वाले भी देख सकते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि जो स्थूलगामक है उसका उदाहरण क्या है। और स्थूलगामक आपकी होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। एक सेकंड, एक मिनट रुको, मैं पेन लेके आती हूँ मैं और कॉपी लेके आती हूँ। तो मैं साथ साथ ना जो थ्योरी है, जैसे इस क्वेश्चन के पीछे थोड़ी सी थ्योरी है तो उसको मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। यस, तो हम बात करने वाले थे ग्रॉस मोटर की और आपकी फाइन मोटर की। ये दो आपकी मोटर स्किल्स होती हैं। ये आपके डेवलपमेंट में, जब आपने डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने ग्रॉस और फाइन दोनों का जिक्र वहाँ पे मैंने किया है। तो आप इसे सिंपल ऐसे याद कर सकते हो, GF यानी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड इसका सही मतलब नहीं है, बट याद करने के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि गर्लफ्रेंड सभी को याद रहती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स होती है। यानी सबसे पहले हम ग्रॉस ग्रॉस यानी जैसे जहाँ पे हमारी बड़ी मांसपेशियाँ हमारी हेल्प करती हैं, तो उस चीज़ को हम जल्दी सीखते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना। इन सभी में क्या है, दौड़ना भागना एक हो गया, दौड़ना। तो इन सभी में क्या है, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स वर्क कर रही है, यानी बड़ी मांसपेशियां वर्क हमारी कर रही हैं। और वहीं पर बात आ जाती है फाइन मोटर स्किल्स की, तो जिस पर हमारी सूक्ष्म यानी छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं, जैसे कि काजल लगाना, किसी की पेंटिंग बनाना। तो इसमें क्या है, हमारी छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है बच्चे का, वो ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर होता है। ग्रॉस मोटर में हमारी बड़ी मांसपेशियां वर्क करती हैं और फाइन मोटर में हमारी छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, फाइन मोटर स्किल्स क्या है। तो ग्रॉस मोटर स्किल से यहाँ पे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपका 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो आप यहाँ से 1 मार्क्स पक्का कर सकते हो, इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमसे क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल कौन सा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट है चित्र बनाना, पेंटिंग करना। तो मैंने अभी बताया पेंटिंग करने में तो आपकी छोटी मांसपेशियां वर्क करेंगे ना, बहुत ही नहना काम होगा। चित्र बनाना तो सुई पकड़ना, तो सुई भी जब आप सुई को पकड़ोगे तो आपकी ये मांसपेशियां यानी उंगली की छोटी मांसपेशियां वर्क करेंगी, क्योंकि आपको सुई कोई हहीं से तो पकड़ोगे, ऐसे थोड़ी हाथ से ऐसे पकड़ लोगे, वो तो दिखेगी भी नहीं सुई। तेज चलना, तो तेज चलने में आपकी क्या है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, तेज चलना, क्योंकि आप तेज चलोगे तो आपकी पैरों की जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो वर्क करेंगी। फोर्थ है आपका धागे में मोती पिरोना। तो आप धागे में जब मोती पिरोते हो तो उसमें भी आपकी जो फाइन यानी छोटी मांसपेशियां होती है वो वर्क करती है, पर तेज चलने में आपकी बड़ी मांसपेशियां वर्क करती हैं। तो सबसे जो बेस्ट हमारा आंसर है वो है तेज चलना, वॉकिंग फास्ट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा और उसके पीछे की कहानी भी आपको समझ में आई होगी। जिन लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर वो ये सीरीज़ यानी पीवाईक्यू की सीरीज़ भी देख लेंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन की थ्योरी को बताऊंगी कि क्वेश्चन के पीछे क्या थ्योरी है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। जो अधोगामी सिद्धांत होता है, इसमें हमें ये पता चलेगा जो विकास है वो किसकी तरफ हो रहा है। तो इसकी भी एक छोटी सी थ्योरी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है,
तो जो डेवलपमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो इसमें यूज़ हुई है। तो डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो दो तरीके से, यानी दो तरीके से आपका विकास होगा, जो विकास की दिशा है। सबसे पहले जो नंबर फर्स्ट पर जो विकास होगा वो आपके सिर से पैर की तरफ होगा, यानी हेड टू टॉय, यानी पैर की तरफ होगा, सिर से पाँव की तरफ। जो सिर से पाँव की तरफ वाला विकास है उसको हम बोलेंगे स्फेलोकॉडल। भाई प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का देख लेना। स्फेलोकॉडल हम उसको बोलेंगे जो सिर से पैर की तरफ विकास होगा। और सेकंड जो आपका डेवलपमेंट है, जो सेकंड विकास होगा वो आपका होगा केंद्र से बाहर की तरफ, यानी सेंटर टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। तो दो तरीके से आपका विकास होने वाला है। अगर आपका सिर से पैर की तरफ हो तो उसको स्फेलोकॉडल बोलेंगे, और अगर आपका केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है तो उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है विकास की। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो अभी मैंने आपको बताया जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो क्या कहता है कि केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होगा वो केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। जटिल से सरल, ये तो कोई बात नहीं हुई कि जटिल से सरल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दिशा की बात हुई है। हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ, तो सिर से पैर की तरफ स्फेलोकॉडल में होता है। और जो थर्ड है आपका केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर यानी केंद्र से जो बाहर की तरफ है। ये आंसर काफ़ी अच्छा है, यानी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल जो विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, यानी जो द्वितीय कारक है, जो सेकंड कारक है सामाजिकरण का। तो सामाजिकरण का भी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, क्वेश्चन के पीछे क्या फंडा लगा है। तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन है यानी सामाजिकरण है, यहाँ पे जो सामाजिकरण के कारक हैं वो दो हैं। आपका फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी, यानी प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी। अगर हम प्राइमरी एजेंसी की बात करें तो वो आपकी फैमिली है, क्योंकि सबसे पहले जो आपका विकास होगा, जो आपका सोशलाइजेशन होगा वो आपके परिवार में ही होगा। आप परिवार में जब आपका विकास हो जाएगा, क्योंकि परिवार में आप जब थोड़ा सा बोलना उठना बैठना सीख लोगे तभी आप बाहर की तरफ जाओगे। और जो फैमिली यानी परिवार वाले भी जब आपको सही से बोलना आ जाता है, सही से चलना आ जाता है, तभी आपको वो स्कूल भेजते हैं। यानी फर्स्ट जो आपका सामाजिकरण है वो आपकी फैमिली करती है। और जो सेकंड है सेकेंडरी सोर्स में आपके स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि आप फिर स्कूल जाते हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, आपके नेबरहुड आ जाते हैं। और जो मीडिया है, मीडिया भी आपका सेकेंडरी में आता है, क्योंकि पहले आप प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली के द्वारा जो सामाजिकरण होता है वो सीखते हो। उसके बाद आप फ़ोन वगैरह मीडिया वगैरह का यूज़ करते हो, तब आपका मीडिया से समाजीकरण होता है। तो प्राइमरी में जहाँ भी आपको फैमिली दिखे तो आप समझ लेना कि ये प्राइमरी की बात हो रही है, प्राइमरी एजेंसी की। और जहाँ पर भी फैमिली ना दिखे, बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी सेकेंडरी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के द्वितीय कारक, यानी सेकेंडरी एजेंसी की बात करिए कि इनमें से सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है। विद्यालय, हाँ भाई विद्यालय है। किताबें भी है। मीडिया भी है। और फोर्थ है पेरेंट्स, यानी माता पिता। तो जो फैमिली है, माता पिता, क्योंकि माता पिता तो फैमिली के अंदर ही आते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो फैमिली है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है समाजीकरण की, जो समाजीकरण होता है हमारा। तो आपकी फैमिली को छोड़ के ये जो तीनों चीज़ें, विद्यालय, किताबें, मीडिया, ये सभी सेकेंडरी एजेंसी हो जाएंगी, यानी द्वितीय स्रोत हो जाएंगे हमारे सामाजिकरण का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में भी देख लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे, उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया और उन्होंने कौन कौन सी अवस्था की बात करी, और उन्होंने डेवलपमेंट को क्या कहा कि डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको सीटेट में जीन पियाजे से तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलते हैं। तो जीन पियाजे को तो आप बिल्कुल छोड़ना ही मत। तो चलो देखते हैं। यस, तो अब हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे आखिर कौन थे। तो जीन पियाजे आपके एक मनोवैज्ञानिक थे, इनको स्विस फिजियोलॉजिस्ट भी बोला है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। सॉरी, मुझे ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो प्लीज़ माइंड मत करना।
तो कहाँ पे थे, हाँ, जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी होती है वो थिंकिंग से जुड़ी हुई होती है, यानी माइंड से, जो आप माइंड से जो भी चीज़ करते हो वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है, क्योंकि थिंकिंग भी आप माइंड से ही करते हो, सोचने समझने की जो क्षमता है वो आप दिमाग से ही करते हो। और उन्होंने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोला है, यानी बच्चे सक्रिय निर्माता हैं। और इन्होंने नन्हे नन्हे वैज्ञानिक भी बोला है बच्चों को। और स्कीमा, हाँ, स्कीमा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो स्कीमा का सिद्धांत तो नहीं, स्कीमा आपकी ऐसी चीज़ होती है कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का भी स्कीमा आपके माइंड में बना हुआ होता है। ये दिमाग है और इस दिमाग में छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए होते हैं, यानी ये सभी चीज़ के अलग अलग स्कीमा हैं। आप हर चीज़ को देखकर पहचान लेते हो कि ये मार्कर है, ये इसका कैप है। क्यों? क्योंकि कैप का स्कीमा भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं बना हुआ है, और इस मार्कर का जो स्कीमा है वो भी आपके माइंड में बना हुआ है, तो तभी आप इन चीज़ों को देखकर आसानी से पहचान लेते हो। तो ये चीज़ भी आपकी स्कीमा में उस जीन पियाजे ने बोली थी कि आपके माइंड में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्कीमाएँ बने हुए होते हैं। और संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो थ्योरी का नाम संज्ञानात्मक विकास जो थ्योरी था, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का नाम था। और दो लोगों ने ये संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। आपका फर्स्ट है जीन पियाजे और सेकंड है वाइगोस्की। वाइगोस्की ने क्या बोला है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला है। अब जीन पियाजे का डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोलना, क्यों उन्होंने मतलब डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला है, तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जीन पियाजे ने स्टेजेस की बात करी है, और जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस बोलेगा। और जो वाइगोस्की है उन्होंने स्टेजेस की बात नहीं की, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट बोला है। तो उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस है, और जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीन पियाजे की आपकी स्टेजेस के बारे में। तो उनकी जो स्टेजेस यानी अवस्थाएं हैं, उनकी 4 अवस्थाएं हैं, आप इससे याद कर सकते हो, एस, पी, सी और एफ। एस से आपका सेंसरी मोटर स्टेज आएगा, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है। पी से आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, जो कि जन्म से नहीं 2 से 7 वर्ष तक की होती है। फिर आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष है। फिर आएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष है। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेजेस हैं जिनके बारे में आपका जीन पियाजे बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज को जीन पियाजे बोलते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा, सेंसेस से सीखेगा। जो सेंसेस है वो उसके फर्स्ट टीचर होंगे, और आप सभी को पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये वाले। और प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या कहा है, प्री ऑपरेशन स्टेज में जो आपके जीन पियाजे हैं वो बोलते हैं कि बच्चों में जो लॉजिकल थिंकिंग है, तर्क शक्ति है, वो कम होगी, और रिवर्सिबिलिटी की जो प्रोसेस है वो भी बच्चों में नहीं आएगी कि बर्फ़ से पानी बन गया तो पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं। और बच्चा निर्जीव और सजीव चीज़ों में भी डिफरेंस नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को मारा तो इस मार्कर को भी चोट लगी। क्यों? क्योंकि अभी उसे नहीं पता कि ये मार्कर निर्जीव है, वो निर्जीव और सजीव चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। और इकोसेंट्रिज्म होगा किसमें, हम यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। इकोसेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चे को ऐसा लगेगा कि जैसे मैं सोच रहा हूँ पूरी दुनिया भी वैसा ही सोचती है। और आपका कंजर्वेशन है, उस जो संरक्षण है उसमें भी बच्चे को कमी आएगी। बच्चे को लगेगा कि ये बड़ा कंटेनर है और ये छोटा कंटेनर है, नहीं इसमें तो नहीं, यहाँ पे दिखाती है, यानी ये इस टाइप से है और ये थोड़ा सा लंबा है, यानी ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा सा लंबा है। इसमें भी 20 ml आएगा, इसमें भी 20 ml आएगा, पर बच्चे को लगेगा कि इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो शेप है वो बड़ी है। तो बच्चे को अभी जो कंजर्वेशन की जो प्रोसेस है वो अभी बच्चे को समझ में नहीं आएगी। इस चीज़ में प्री ऑपरेशन स्टेज में, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। अब बच्चा कितना बड़ा हो गया, वो 7 से लेके 11 वर्ष का हो गया, तो अब उसमें थोड़ा बहुत मूर्त चिंतन भी आ जाएगा। मूर्त चिंतन होता है जो चीज़ हम टच फील कर सकते हैं उनके बारे में सोचना समझना। वस्तुओं का वर्गीकरण भी आ जाएगा। वर्गीकरण मतलब वो क्लासीफाई कर लेगा, कलर, शेप, इन सभी के बेसिस पे वो चीज़ों को अलग अलग रखने लगेगा। और रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान भी आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान का मतलब है कि अब बच्चे को पता चल जाएगा कि बर्फ़ से पानी बनाया जा सकता है तो पानी से बर्फ़ बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष के बच्चे में होती है। इसमें क्या होती है, बच्चों में काफ़ी थिंकिंग आ जाती है। अब वो मूर्त चीज़ों के साथ साथ अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करेगा।
तो मूर्त चीज़ें वो होती है जिनको आप टच फील कर सकते हो, अमूर्त चिंतन वो होती है जिसको आप टच फील नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे मैथ्स के नंबर 1 2 3, इनको आप टच फील नहीं कर सकते, इनको सिर्फ आप चिंतन कर सकते हो। और जैसे कि हम बोलें तो एक क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि माना फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर एक्स प्लस टू, ये तो सभी क्या है, इन सभी को मान रहे हैं हम अपनी हमारी परिकल्पना का चिंतन है। जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है उसमें एक चीज़ और आ जाती है, वो है आपकी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कल्पनात्मक निगनात्मक। परिकल्पनात्मक निगनात्मक का मतलब है कि बच्चा अब माइंड में ही सोचने लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही आती है। बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है और डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है बच्चों में। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है रूल टू एग्जाम्पल। पहले हमने बच्चे को रूल बता दिया, उसके बाद में हमने बच्चों को एग्जाम्पल करने को कहा तो उसने एग्जाम्पल कर दिया। तो ये चीज़ भी जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो भी बच्चे को फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था होती है। आई होप आपको 1 2 3 4 जो 4 स्टेजेस हैं जीन पियाजे की वो समझ में आई होंगी। आई नो थोड़ा सा स्पीडली कराया मैंने, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है और रिवीजन सीरीज़ में तो थोड़ा सा स्पीडली ही होगा। और अगर आपको वैसे अलग से वीडियो देखनी है जीन पियाजे की तो मैंने अलग से भी डाली हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं इस वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके जरूर देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे। चलो तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चन में आके क्या पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच विकसित हो जाते हैं, यानी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। वो कौन सी अवस्था में होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें बच्चा 11 से लेके 15 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो बच्चे में जो परिकल्पनात्मक निगनात्मक चिंतन है, सोच है, वो विकसित हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो जो जीन पियाजे है उन्होंने जो लर्निंग की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रोसेस है, उसमें उन्होंने रीडनेस टू लर्न, यानी सीखने के लिए तत्पर। अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। भाई कोई भी चीज़ अगर आप खुद से लगाओ, अगर आप किसी चीज़ को सीखने के इच्छुक हो तो आप उस चीज़ को जल्दी से सीख जाते हो। तो जीन पियाजे ने भी बोला है, अगर बच्चे में सीखने की तत्परता है, वो सीखना चाहता है, सीखने का इच्छुक है, तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख जाएगा। यानी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। लर्निंग की प्रोसेस में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि बच्चा सीखने का इच्छुक है या नहीं, उसे उस चीज़ में रुचि है या फिर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तित्व स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका कोलबर्ग था, उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी। तो उनके जो सिद्धांत है उसको हम नैतिक सिद्धांत भी बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, यानी 3 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, और उसमें 2-2 चरण बताए, यानी एक स्टेज में 2 चरण हैं, दूसरी स्टेज में भी 2 चरण हैं, और आपके तीसरी स्टेज में भी 2 चरण हैं। तो टोटल 3 स्टेजेस हो गई और उनकी 6 अवस्थाएं हो गई। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज है वो है आपकी प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल को आप एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग ओएनएल, हाँ, कन्वेंशन लेवल। तो जो फर्स्ट लेवल है वो प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसको पूर्व परंपरागत हम लेवल बोलेंगे। इसका मतलब है बच्चा खुद के बारे में सोचेगा, वो थोड़ा सेल्फिश रहेगा, उसे खुद के बारे में, पहले जैसे अगर उसे भूख लग रही है तो उसे ये नहीं लगेगा यार दूसरों को भी भूख लग रही हो, उसका पेट भर गया, ओके, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका स्टेज है, फर्स्ट लेवल है, उसमें बच्चा अपने बारे में सोचेगा, और जो उसकी जो अवस्थाएं हैं ये आपका लेवल हो गया। और जो उसकी अवस्थाएं हैं, फर्स्ट अवस्थाएं हैं कि पनिशमेंट एज ओबीडियंस, यानी बच्चा डर कर काम करेगा, उसे लगता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मम्मा मुझे पीटेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी।
और सेकंड है टिट फॉर टैट, यानी इसकी जो सेकंड स्टेज यानी लेवल है आपका फर्स्ट लेवल की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बच्चा डर कर काम करेगा, पनिशमेंट के डर से काम करेगा। और जो सेकंड स्टेज है इसमें बच्चा टिट फॉर टैट की नीति अपनाएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा, अगर इसने मेरी नोटबुक फाड़ी तो मैं भी इसकी नोटबुक फाड़ देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल है, 2 स्टेजेस है। अब बात करते हैं सेकंड लेवल की। तो सेकंड लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल। फर्स्ट था प्री, अब है कन्वेंशनल लेवल, जिसके में भी 2 अवस्थाएं, 2 स्टेजेस हैं। बच्चे की जो आयु है कन्वेंशनल लेवल में वो 10 से 13 वर्ष की होगी। और इसकी जो फर्स्ट स्टेज है यानी उसमें क्या होगा, गुड बॉय गुड गर्ल बनने की बच्चों में उत्सुकता रहेगी कि काम करके ले जाता हूँ तो मैम मुझे स्टार देंगी, 5 स्टार देंगी, 2 स्टार देंगे, और मुझे अच्छा लड़का बोलेंगी, अच्छी लड़की बोलेंगी। और इसकी जो सेकंड स्टेज है आपकी कन्वेंशन लेवल की, वो है रूल्स आर रूल्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन, कि नियम नियम है, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी के घर में चोरी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर रूल होते हैं, हमें रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये कौन सी बात हुई है, ये कन्वेंशन लेवल है, उसकी सेकंड स्टेज में बात हुई है, यानी कन्वेंशन लेवल की जो कन्वेंशन लेवल है उसकी जो सेकंड अवस्था है आपकी, रूल्स आर रूल्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन, उसमें बात हुई है लॉ एंड ऑर्डर में। और जो थर्ड आपका लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशन। फर्स्ट था प्री, सेकंड था कन्वेंशनल, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें भी आपकी 2 अवस्थाएं, 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेजेस है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी समाज के बारे में सोचना। अब हम समाज के बारे में सोचेंगे। और जो आपकी इसकी सेकंड है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब है, जैसे कि आपके शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है ये। शहीद भगत सिंह को कहता, क्या उसे नहीं पता था कि मैं जो अंग्रेजों के साथ विरोध की नीति अपना रहा हूँ वो उससे मेरा ही नुकसान होने वाला है, मुझे सज़ा मिलेगी या फिर मुझे फांसी की सज़ा मिलेगी, पर उसने क्या किया, फिर भी वो देश के लिए लड़े। तो इसमें क्या है, इसमें हमें पता रहता है कि ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, पर हमें दूसरों के लिए हमें करनी होती है, क्योंकि हमें इसमें अपना नाम बनाना होता है, और हमारे अंदर इतनी सोचने समझने की क्षमता आ जाती है कि अब हम अपने बारे में नहीं, अब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और फर्स्ट में क्या था, प्री कन्वेंशन लेवल में बच्चा सेल्फिश था, बच्चा अपने बारे में सोचता था, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो आपको अलग से थ्योरी आप देख लेना, बट इतना ही ठीक है। 3 लेवल हैं, हर लेवल में 2 स्टेज है। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज है, और कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेज है, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेज है। प्री में जो फर्स्ट स्टेज है बच्चा अपने बारे में सोचेगा, पनिशमेंट के डर से काम करेगा, और कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज में क्या है, बच्चा कानून को मानेगा, कानून ही कानून है, कानून को नहीं तोड़ना चाहिए, और गुड बॉय गुड गर्ल बनने की उसकी इच्छा रहेगी। जो पोस्ट कन्वेंशन लेवल है उसमें क्या होता है, बच्चा समाज के बारे में सोचेगा, समाज के हित के बारे में सोचेगा। ओके, इतनी सी बात थी। और एक बात और है, कॉलबर्ग ने जो लेडीज़ है उनको कम महत्व दिया है, इसके लिए जो एक उनकी शिष्य है, क्या नाम है उनका, कार्ली ग्लीगन, हाँ शायद कार्ली ग्लीगन है, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, मतलब ध्यान तो है बट वो ये है कि स्किप हो गया माइंड से। तो कार्ली ग्लीगन उनकी एक विद्यार्थी हैं, फिर आप बोल सकते हैं उनके स्टूडेंट हैं, उन्होंने इनका विरोध किया है क्योंकि इन्होंने जो लेडीज़ है उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। ओके, अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि अमरजीत, हाँ अमरजीत मानती है कि जो नियम है वो स्थिर है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे किसी भी प्रकार की व्यक्ति की स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बेकार क्यों ना हो, पर रूल्स आर रूल्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन। तो ये कौन सा है, ये है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अभी हमने पढ़ी थी ना, कानून की व्यवस्था उन्मुखी, आज्ञाकारिता तो है नहीं है, यंत्रीय उद्देश्य भी नहीं है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली बात कहाँ से आ गई भी इसमें, तो इसमें कानून और व्यवस्था उन्मुखी वाली बात हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें है आपका, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। यानी रमेश है, एक टीचर है, उन्होंने बच्चों को क्वेश्चन दिए तो बच्चे प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं, उनका हल ढूंढने में एकदम से जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। अब भाई वो बेचारे जो स्टूडेंट है वो जुट रहे हैं क्वेश्चन करने में, तो अब रमेश क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प के लिए रमेश क्या करे। ऑप्शन देखते हैं। उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहे, हाँ भाई कह दे कि चलो बुक खोल लो और टीप टाप के लिख दो, तो रॉन्ग बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए।
उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। भाई बच्चे एकदम से ढूंढ रहे हैं, अपना लग रहे हैं, एक्टिव हैं, तो टीचर क्या कहेगा, छोड़ो इस कार्य को, छोड़ो नेक्स्ट पर चलो, नहीं हो रहा तो ये भी नहीं करना चाहिए। प्रश्नों से संबंधित संकेत देने चाहिए। बच्चे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी हेल्प दे दो। थोड़ी सी हेल्प को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी उन्हें थोड़ा सा संकेत दे दो जिससे बच्चे उन्हें ढूंढ पाएँ और अच्छे से प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, सही बात है। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। भाई बच्चे ढूंढ रहे हैं और उस क्वेश्चन को और हार्ड बना दो ताकि बच्चे उसे ढूंढ ही ना पाए। बच्चे जो थोड़ी बहुत प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का, वो उन्हें इतना कठिन बना दो कि फिर बच्चे प्रयास ही नहीं कर पाए, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसमें आपका सी एकदम सही हो जाएगा कि प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए जो उनकी हेल्प करे, थोड़ी बहुत हेल्प करे, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है कि बच्चों को थोड़ी सी हेल्प देना जिसके माध्यम से वो आगे चीज़ों को कर पाएँ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की, यानी कौन सी चीज़ उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी में ऐड की है। तो आपका सामाजिक पृथक्करण, हाँ सोशलाइजेशन भी कहा है कि समाज से भी बच्चों में विकास होगा अगर वो समाज के साथ अंतर्क्रिया करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। यूज़ ऑफ कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, जो कल्चरल टूल्स है उनका प्रयोग करना भी, और उन्होंने लेव वाइगोस्की ने भाषा को भी एक टूल माना है। रोट मेमोराइजेशन, भाई रट्टा करवाओ बच्चों पे, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। पैसिव, देखो जहाँ पे ये पैसिव वर्ड लिखा आ जाए ना, यानी पैसिव का मतलब है बच्चे निष्क्रिय होकर बैठे हैं, बच्चे एक्टिव नहीं है। और हमारा कहना है कि बच्चों को जितना एक्टिव रखोगे बच्चा उतना सीख पाएगा। तो जहाँ पर भी पैसिव वर्ड आ जाए तो उसको तो आप दूर से ही छोड़ देना है, दूर से उसे देख के भाग जाना कि यहाँ पर तो बच्चे पैसिव और निष्क्रिय बैठे हैं, तो ये तो आंसर कहीं से होगा नहीं। तो यहाँ से ए और बी दो मुझे सही लग रहे हैं, बट हमें क्या होता है पेडागोजी में हमें बेस्ट देखना होता है। तो बेस्ट इसमें यूज़ ऑफ कल्चर टूल्स, यानी जो सांस्कृतिक उपकरण हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए। और लेव वाइगोस्की ने भाषा को भी एक टूल के रूप में माना है। अब चलिए 9 क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देना चाहिए। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके शिक्षण में, यानी उसके शिक्षण अधिगम में, उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हमें किसको महत्व देना चाहिए, किसको केंद्र में रखकर करना चाहिए। तो भाई स्टूडेंट को केंद्र में रखकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है वो हमें बच्चों को देनी है, पेरेंट्स को नहीं देनी। भाई पेरेंट्स खुद को थोड़ी ना अपन शिक्षा देगा, वो तो बच्चों को देगा ना। तो बच्चों को ध्यान में रखकर ही हमें नियम बनाने चाहिए, क्योंकि पढ़ना बच्चों को होता है, हम लोगों को नहीं पढ़ना होता, नहीं जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा ना पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अहमद मनोउपचारक का मतलब है साइकोथेरेपिस्ट यानी फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, फिजियो साई को देख लेना, पी साइलेंट क्या है वगैरह, है ना। वही मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मेरे शब्दों पर मत जाना, मेरे भावों पर जाना, यानी नॉट गोइंग टू वर्ड्स, गोइंग टू इमोशंस। हाँ ये बात है। कहाँ पे थे, बनना चाहता, नहीं वो मनोउपचारक काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डन ने के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि की सरदर के अवसर देने चाहिए। यानी एक अहमद नाम का लड़का है, वो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है या फिर साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे फिजियो बोलूँ या साइको बोलूँ, तो देख लेना। ठीक है, तो वो काउंसलर बनना चाहता है, तो अब उसकी कौन सी बुद्धि इसमें वर्क करेगी। तो मैं एक बार आपको बता दूं, जो हार्वर्ड गार्डन है वो भी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। चलो थोड़ी सी इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। यस, तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, यानी जो थ्योरी दी है आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, यानी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है वो 1983 में दिया था, 1983 में, और हार्वर्ड गार्डन के द्वारा दिया गया। और ये उन्होंने 8 टाइप की बुद्धि बताई, यानी 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई। और वैसे आपको ना अलग अलग देखने को मिल जाएंगी, बट ये NCERT ने वेरीफाई की है कि जो बुद्धि होती है वो हमारी 8 टाइप की होती हैं। तो जो फर्स्ट बुद्धि है वो है आपकी भाषाई बुद्धि,
जो भाषाई बुद्धि होती है वो उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके पास वर्ड स्मार्टनेस होती है, उन्हें पता होता है कि कौन सा शब्द हमें कहाँ पर यूज़ करना होता है। जो आपके डिबेट करते हैं, रीडिंग करते हैं, सुनते हैं, भाषण वगैरह देते हैं, इन लोगों में ये बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद, या फिर पोइट और राइटर्स, इन लोगों में ये बुद्धि बहुत अच्छे से होती है। उन्हें पता होता है कि कौन से शब्द का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। अब जो सेकंड बुद्धि आती है, और जो सेकंड बुद्धि आती है वो आती है आपकी तर्कपूर्ण बुद्धि। तर्कपूर्ण बुद्धि वो होती है जहाँ पर आप तर्क वितर्क करते हो किसी भी चीज़ को, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ का टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वो टॉपिक सॉल्व करना है तो आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे, क्रिटिकल सोचोगे। तो उन लोगों में बुद्धि बहुत होती है। जैसे कि आपके साइंटिस्ट वगैरह हो गए, नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता है वो हो गए, जैसे कि आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन और आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, जो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है, इनमें ये बुद्धि बहुत थी क्योंकि वो तर्कपूर्ण सोचते थे, वो लॉजिकल थिंकिंग रखते थे। अब नंबर थर्ड है आपकी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि होती है जो इमेज और पैटर्न से काफ़ी अच्छे से समझ लेता है। जैसे क्या कि पायलट वगैरह हो गए, क्योंकि जो पायलट क्या होते हैं वो हवाई जहाज उड़ाते हैं, तो उनमें इतनी बुद्धि होती है, उन्हें स्थान की इतनी नॉलेज होती है, वो इमेज को देखकर ही पता लगा लेती है कि हाँ भाई अब मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट है और एरोप्लेन की लैंडिंग करनी है। डॉक्टर वगैरह में भी होते हैं क्योंकि डॉक्टर भी सर्जरी करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कौन सी नस हमें कहाँ से काटनी है। ठीक है। और अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की बुद्धि की। जो फोर्थ टाइप की बुद्धि है वो है आपकी संगीतिक बुद्धि। आपकी सिंगर्स वगैरह में होगी, उन्हें जो सुर ताल लय सभी का पता होता है कि कौन सी अब हमें सुर लगाना है, कौन से हमें ताल लगानी है। तो आपकी लता मंगेशकर, सोनू निगम, नेहा कक्कड़, जो भी आपके सिंगर वगैरह हैं उनमें ये बुद्धि होती है। और नंबर फिफ्थ आपकी बॉडीली काइनेस्टिक जो बुद्धि है, यानी जिसमें आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, लचीलापन अपनी बुद्धि को कर सकते हो। जैसे कि खिलाड़ी वगैरह हो गए, डांसर हो गए, एक्टर हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा मूव कर देते हैं। जब डांस स्टेप करते हैं तो पूरी मूडी सॉरी वो पूरी बॉडी को मूव कर देते हैं, अच्छा सा फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। तो जो बॉडीली काइनेस्टिक बुद्धि होती है वो उन लोगों में ज़्यादा होती है। और एक आपकी होती है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से ही कन्फ्यूज़न होगी। एक तो होती है आपकी इंटरपर्सनल, दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया इंटरपर्सनल। और जो सेवंथ है वो है आपकी इंट्रापर्सनल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे इंट्रा है। इंटर का मतलब है जब हम दूसरों के साथ इंटरफेयर करते हैं, यानी दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझते हैं, तो वहाँ पर आपकी इंटर पर्सनल बुद्धि यूज होती है। और इंट्रा का मतलब जो खुद को ही जानते हैं, सेल्फ को ही जानते हैं, खुद को ही जानने की कोशिश करते हैं। जो आपके फिलोसफर वगैरह होते हैं, सदगुरु, इन लोगों में ये बुद्धि काफ़ी अधिक होती है, खुद के ही बारे में जानना। अगर इंट्रा आ जाए, इंट्रा पर्सनल आ जाए, तो खुद के, अगर लोगों को खुद के बारे में जानना है तो उनकी इंट्रापर्सनल बुद्धि काम करेगी, और अगर उन्हें दूसरों के बारे में जानना तो वहाँ पर उनकी इंटरपर्सनल बुद्धि काम करेगी। और एक और है प्राकृतिक बुद्धि, जो कि एट्थ है, यानी वहाँ पे हमें नेचर से ज़्यादा प्यार हो जाता है, जो कि फार्मर वगैरह होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो तो अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सी बुद्धि की बात हुई है। तो क्वेश्चन में जो आपका अहमद है वो मनो उपचारक बनना चाहता है, यानी फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, काउंसलर बनना चाहता है, तो इसमें वो आपका इंट्रा पर्सनल है। इंट्रापर्सनल क्यों? क्योंकि वो खुद को ही जानना समझना चाहता है, खुद के ही बारे में सोचना चाहता है। क्योंकि देखो स्थानिक बुद्धि तो है नहीं, प्राकृतिक बुद्धि भी नहीं है, संगीतात्मक बुद्धि भी नहीं है, तो बची क्या? इंटरपर्सनल बुद्धि। सॉरी इंट्रल है, मैं इंट्रा बोल रही हूँ। इंट्रल मतलब कि वो दूसरों के बारे में जानना चाहता है, दूसरों के भाव विचार भावनाओं को समझना चाहता है, तो यहाँ पर आपकी इंटरपर्सनल बुद्धि होगी। अगर इंट्रा रहती तब वो खुद के भाव विचारों को जानता। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी जो स्टूडेंट को लर्निंग कराते समय जो टीचर है उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक साथ बिठाकर जो लर्निंग अधिगम कराया जाता है। एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करना, यानी सेम एबिलिटी वाले बच्चों का एक ग्रुप बना देना, या फिर विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने का निर्देश देना। तो जहाँ पे ओनली आ जाए ना, ओनली आ जाए किसी में, तो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं पेडागोजी में, तो ये भी नहीं है हमारा।
चर्चाओं और वाद विवादों के प्रयोग को प्रतिबंध करना, यानी अगर बच्चे चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो उसको क्या करना, रेस्ट्रिकेट लगा देना, यानी बंद कर देना कि भाई चर्चा और वाद विवाद मत करो। तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि बच्चे जब चर्चा और वाद विवाद करते हैं तो उनकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होती है। नंबर डी है आपका विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, यानी मेक डाइवर्स लर्नर, यानी डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे के ग्रुप बनाना। तो ये काफ़ी सही है, हमें सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, जो डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका हमें ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। तो यहाँ पे अगर ग्रुप की बात आती है तो जो ग्रुप होता है आपका टीचर को, जो 2 टाइप्स के आपके ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो यानी सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बनाना, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बनाना। तो होमोजीनियस ग्रुप हमें कभी नहीं बनाना चाहिए, हमें हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना चाहिए, यानी डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे के ग्रुप बनाने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से समझ सके और एक बच्चे की नॉलेज दूसरे बच्चे के पास जाए, दूसरे की तीसरे के पास जाए, इस तरीके से जो एबिलिटी है उनका आदान प्रदान हो सके। तो वो हेट्रोजीनियस ग्रुप के माध्यम से ही हो पाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हम सेकंड वीडियो में करेंगे, हम पार्ट 2 बना देंगे, उसमें जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो इसे और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। यानी क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, यानी फिर क्रिकेट में चर्चा कर रहे हैं जो अध्यापक है, तो वो लड़कियों को इतने अवसर नहीं दे रहा, वो लड़कों को ज़्यादा अवसर दे रहा है। यानी क्रिकेट की चर्चा चल रही है तो वो लड़कियों को तो साइड में हटा रहा है, लड़कों से बात कर रहा है, लड़कों से चर्चा कर रहा है। तो ऐसा करके वो क्या कर रहा है भाई, रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है। भाई कहाँ से वो कम कर रहा है, वो तो रूढ़िबद्ध चुनौतियों को और बढ़ा रहा है, कि लड़के लड़के से बात कर रहा है क्रिकेट के बारे में, लड़कियों को साइड फेंक रहा है। तो ये तो क्या हो गया, कम थोड़ी ना कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। जेंडर पूर्वाग्रह को पालन कर रहा है, जो बाइसनेस है, जेंडर बाइसनेस है, उसको भाई पालन कर रहा है। तो हाँ, ये ऑप्शन तो ठीक है, भाई पालन ही कर रहा है ना, लड़कों को तो अवसर दे रहा है, लड़कियों को अवसर नहीं दे रहा। तो इसमें क्या है, वो जो जेंडर पूर्वाग्रह है उनको पालन कर रहा है, उनकी मतलब कि जो जेंडर बाइसनेस है उनको अच्छे से कर रहा है। सी है आपका, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है। कहाँ कर रहा है भाई, वो समानता कहाँ पे, समानता तो तब होती जब वो लड़की और लड़कियों को बराबर अवसर प्रदान करता। अब ये लड़कों को ज़्यादा अवसर प्रदान कर रहा है, लड़कियों को कम कर रहा है। तो इक्वलिटी तो यहाँ पे है ही नहीं, समानता तो कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है, भाई तोड़ भी नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, उनका पालन कर रहा है। जो पहले से जो रूढ़िगत परंपराएं चलती आ रही हैं कि लड़कियां किचन में काम करेंगी, लड़के बाहर जाके काम करेंगे, लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, ये क्या है, रूढ़िगत परंपराएं हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं। तो इनका ये पालन कर रहा है, इनको नहीं तो तोड़ रहा, नहीं कम कर रहा, नहीं ये बाइसनेस को इक्वल कर रहा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी पास आ गया। आई थिंक 15-16 दिन होंगे मुश्किल से, मुझे ध्यान भी नहीं, वैसे 7 जुलाई का पेपर है, तो देख लेना हिसाब किताब का कि कितने दिन हैं। तो पेपर काफ़ी पास आ गया है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ हो जाता है। जब से सीटेट स्टार्ट हुआ आई थिंक 2011 से, तो आप 2011 से लेकर 2024 के आप पे नहीं होते, कोई वाली छोड़ो, फिर इतना कोई नहीं करता। अगर आप पिछले 4-5 साल के भी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लेते हो तो उसकी आपको ये लगा लो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही बेटर कर पाओगे। और एक बात और है कि अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। अगर आपको थ्योरी क्लासेस नहीं देखनी है, कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरी क्लासेस देखो, आपको फटाफट से करना है, तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन के पीछे जो भी थ्योरी होती है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जो मैं थ्योरी बताती हूँ उसके नोट्स बना लिए। जो नोट्स होते हैं जो जल्दी जल्दी में नोट्स बनाते हैं वो वाले, कि पेपर है तो पेपर से एक दिन पहले फटाक से पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए,
तो कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने लिंक डाली है पीडीएफ की, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साइबर कैफ़े के पास जाकर उन्हें प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अगर आप पे फ़ोन से अच्छे से नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि फ़ोन में पीडीएफ होती है तो वहाँ इतना अच्छा हम नहीं पढ़ पाते हैं। फ़ोन में पीडीएफ से फीलिंग नहीं आती, पढ़ने की फीलिंग तभी आती है जब आपके हाथ में बुक होती है, बुक से आप पढ़ते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको काफ़ी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो देखने को मिलेंगे सीटेट के बारे में। और अगर हमारा सीटेट एक बार हमारा सीटेट निकल जाता है तो हम जो स्टेट टैट होते हैं, जैसे कि आपका एच टैट, यूपी टैट और एमपी टैट, जो भी टैट होते हैं स्टेट वाइज, तो उसकी भी हम एक क्लासेस स्टार्ट करेंगे जल्दी। और ये आपको जो सीईटी आ रहा है उसकी भी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अगर हमारा एक बार सीटेट हो जाता है तो, क्योंकि 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद हम नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।